Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering NCERT Class 12 Macroeconomics, Chapter 5 Government Functions and Government and its Scope. In the last video, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट फंक्शंस क्या होते हैं एंड पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स को कैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और 3 गवर्नमेंट फंक्शंस हम लोगों ने उसमें देखे थे। अब इन सबको प्रोवाइड करने के लिए और उन सभी फंक्शंस को अंडरटेक करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंसेस की। तो हम लोग इसमें गवर्नमेंट फाइनेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस इट्स फाइनेंस, गवर्नमेंट बजटिंग कैसे होती है, फिर एफआरबीएम एक्ट क्या था और क्या है, इसको हम लोग आइडिया लेने का इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और these topics shall be covered in the subsequent videos. So let's start with the topic for the video. हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इन सभी फंक्शंस को, मतलब गवर्नमेंट के 3 फंक्शन हैं, एलोकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का और स्टेबलाइजेशन का, इस फंक्शन को कैसे अंडरटेक करती है गवर्नमेंट। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला हुआ है यूनियन गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 112 कि उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आनी है बिफोर पार्लियामेंट। इसको हम लोग नॉर्मली बजट बोलते हैं। बजट में केवल ये नहीं होता, बजट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट बोल देते हैं कभी कभार। अब इस बजट में आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या है? रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट इज एस्टिमेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आता है ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम, ठीक, अब मैं रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूं, केवल रेवेन्यू रिसीट, एनी इनकम विच इज नीदर क्रिएटिंग लाइबिलिटी, ना तो उसकी वजह से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक, और ना ही उसकी वजह से कोई हम लोगों ने एसेट को कम करना पड़ा, ठीक है, एसेट लॉस हुआ जिसकी वजह से कोई हमारा, ना तो एसेट को बेच के, ना तो एसेट के लॉस पे हम लोगों को वो इनकम हुई है, ना तो किसी लाइबिलिटी को क्रिएट करके। लाइबिलिटी क्रिएट करके इनकम कैसे होती है? लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो हमारे ऊपर वो लोन एक लाइबिलिटी है, प्लस उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशन वो अलग, ठीक है। तो लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट नहीं हुई है और हम लोगों ने अपना कोई एसेट भी नहीं बेचा उसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे टैक्सेस, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स की, टैक्स वापस भी लौटाना है। देन चालान, फी, फिर उसके बाद हम लोगों के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगर प्रॉफिट कमाती हैं तो प्रॉफिट का एक हिस्सा पीएसयू के मालिक को जाएगा। पीएसयू का मालिक कौन है? पीएसयू का मालिक गवर्नमेंट है। तो अपने प्रॉफिट का एक शेयर गवर्नमेंट को दे दिया। सो सच काइंड ऑफ अर्निंग, पीएसयू के प्रॉफिट्स, ये भी रेवेन्यू रिसीव है। क्यों? क्योंकि ना तो अपने आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ी, ना तो स्टेक्स बेचने पड़े पीएसयू के, ना तो पीएसयू को अपने प्राइवेटाइज किया या डिसइन्वेस्ट किया, ना ही उसकी वजह से आपने उसकी अगेंस्ट कोई लोन लिया है। तो ऐसे हर रिसीट्स जो बिना लाइबिलिटी क्रिएट करे और बिना एसेट को गंवाए हुए आप अर्न करते हो, ऐसे रिसीट्स को हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स आर फ्रॉम 2 सोर्सेस, रेज्ड फ्रॉम टैक्सेस एंड रेज्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब सोर्सेस अदर देन दी टैक्सेस लाइक ग्रांट्स। किसी देश ने हम लोग को ग्रांट दी है, ग्रांट बोल रहा हूँ, लोन नहीं बोल रहा हूँ। ग्रांट अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि इन रिटर्न वो ये नहीं कह रहा कि मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो ग्रांट इज अ रेवेन्यू। लेकिन कोई देश अगर लोन देता है देन दैट विल बी कैपिटल रिसीट। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। सिमिलरली डिविडेंड ऑफ पीएसयू, डिविडेंड बोल रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ। डिसइन्वेस्ट होता है तो पीएसयू आपने बेच दिया, मतलब अपना अपना एसेट बेचा है या फिर अपने स्टेक्स बेचे हैं, तो वो आपके एसेट हैं। एसेट बेच के जो अर्निंग होती है उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं।
यहाँ डिविडेंड मतलब पीएसयू ने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको दिया, ना आपकी कोई लायबिलिटी है, ना ही आपने कोई अपना एसेट लूज करा है। चलान, फाइन, अब लोन जो दे रखा था, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ऐसे हर सोर्स जिसके ऊपर मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको भी यही करना चाहिए कि आपको बार बार उसको रिपीट करना चाहिए कि क्या कहीं से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है तो दैट इज रेवेन्यू, या फिर ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो ना फिर एसेट लॉस हो रहा हो। अदर पार्ट होता है रेवेन्यू बजट में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब बजट, दिस इज बजट। बजट के दो कंपोनेंट हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में दो पार्ट होते हैं, रिसीट्स जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, और एक्सपेंडिचर जो हम लोग अब करने वाले हैं डिस्कस, ठीक। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सिमिलर टू रिसीट्स, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट क्रिएट हो रहा हो ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था कि पूछा गया था इनमें से किसको हम लोग कैपिटल वो मानेंगे, एक्सपेंडिचर मानेंगे गवर्नमेंट का। 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे आप अगर उनको एलिमिनेट कर देते तो करेक्ट आंसर आ जाता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे एलिमिनेट करते? आप देखते कि कोई भी ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो ना तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर से, नीदर क्रिएटिंग एसेट एंड नॉट रिड्यूसिंग लाइबिलिटी। अगर मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूं तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर लोन की उतनी है, मैंने केवल इंटरेस्ट पेमेंट करा है, ठीक है, तो मेरी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई है। तो एनी एक्सपेंडिचर टू पे द इंटरेस्ट ओवर माय लोन्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है तो या तो मैं अपने ऑफिसर्स को सैलरी दे रहा हूँ, या तो मैं ग्रांट दे दे रहा हूँ किसी को कि चल भाई तू ये काम कर ले, या पेंशन दे दे रहा हूँ या सब्सिडी दे दे रहा हूँ। इनसे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, फिजिकल एसेट या सोशल एसेट या ह्यूमन एसेट? नहीं, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। दीज आर जस्ट एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में बहुत सिंपल फॉर्म में अगर इसको समझा जाए तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज जनरल एक्सपेंसेस फॉर रनिंग गवर्नमेंट। सरकार चलाने के जो खर्चे होते हैं, चाहे वो सैलरी देना हो, चाहे वो पेंशन पे करना हो, चाहे अलग अलग स्कीम है, स्कीम के थ्रू सब्सिडी दे रहे हैं या फिर स्कीम के थ्रू कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी स्कीम में केवल वो स्कीम जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बार बार मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स हम लोग बोलते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन वी कम टू द कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। अब कैपिटल पार्ट में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात, कैपिटल पार्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रीकर्सर होगा। बजट में जरूरी नहीं होता है कि जितना हम लोगों ने एस्टिमेट करा है कि ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, दिस इज रेवेन्यू साइड, और इसमें बहुत बार होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर इज ऑफन ग्रेटर देन दी रिसीट्स, ठीक है। मान लेते हैं एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में 100 मिलियन का फर्क है, 100 मिलियन रुपीस का फर्क है। तो ये जो 100 मिलियन का जो फर्क आया है, जो डिफरेंस आया है, दैट इज कंपनसेटेड इन दी कैपिटल पार्ट, ठीक है। कैपिटल पार्ट क्या होता है? कोई भी कैपिटल रिसीट, वो कैपिटल रिसीट होती है जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो क्रिएट कर रही है या फिर गवर्नमेंट के एसेट बेच रही है, उसको हम लोग कैपिटल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। एनी रिसीट विच इज आइदर रिड्यूसिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पीएसयू हैं या तो उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया या तो उनको प्राइवेटाइज करके बेच दिया है। तो गवर्नमेंट ने जो शेयर्स बेचे हैं पीएसयू के, वो उसके एसेट थे, उन एसेट को बेच दिया, ठीक। तो उसकी वजह से एसेट रिड्यूस हुआ है। एक ऐसी रिसीट, ऐसी इनकम कैपिटल हम लोग रिसीट मानेंगे। दूसरी चीज, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि मैंने लोन ले लिया है, या तो मार्केट से ले लिया, तो फॉरेन से ले लिया, सच काइंड ऑफ इनकम और सच काइंड ऑफ रिसीट इज कैपिटल रिसीट। सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसे मेरी एक्सपेंडिचर जो या तो मेरे लिए एसेट क्रिएट कर रहा है, मतलब मैंने कंपनी खोल दी, ठीक है, या फिर मैंने एसेट बना दिया, मैंने
16 लेन हाईवे बना दिया, उसके ऊपर टोल वगैरह लगा दिए, तो ये मेरा एक फिजिकल एसेट हो गया। या तो वो एसेट क्रिएट कर रहा है, या तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी कम कर रहा है, मतलब मेरी लोन पेमेंट पूरी की पूरी हो गई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में थोड़ा बहुत फर्क आपको समझ आ गया होगा। कैपिटल रिसीट से होता क्या है कि वो डेट क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए इन द मोस्ट केसेस, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार अपने एसेट को नहीं बेचती है। गवर्नमेंट यूजुअली क्रिएट्स डेट ऑन इटसेल्फ कैपिटल रिसीट्स लेने के लिए। अब वो उसके ऊपर एक लिमिट रहे कि मैं एक हद तक गवर्नमेंट बोरोइंग कर सके, उसके लिए एफआरबीएम एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके अंदर कुछ प्रोविजन लाए गए थे। ठीक है, अभी एक बात फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि रेवेन्यू रिसीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफन हायर देन द रेवेन्यू रिसीट्स। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग करने का मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट लेगी, तो कैपिटल रिसीट कितनी होगी, कैपिटल रिसीट्स कितनी होंगी और उनके ऊपर क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके लिए एफआरबीएम एक्ट आया था। एफआरबीएम एक्ट में बहुत सारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को ऊपर कहा गया था कि आपको ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पहली तो थी आपकी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट किसका पार्ट है, किस वजह से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या फिर कोई स्टैट्यूटरी एक्ट है या फिर ये कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, क्यों गवर्नमेंट पेश करती है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन वाज एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट में ऐसा गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपको ये पॉलिसी पेपर लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट ये फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट करती क्या है? मीडियम टर्म ये रोलिंग टारगेट प्रोवाइड करती है 3 साल के लिए, कि 3 साल के लिए डेफिसिट हमारी गवर्नमेंट के क्या रहेंगे। डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा। ठीक है, अभी मोटा मोटा तौर पे आप ये समझो कि गवर्नमेंट कितने उधारी में रहेगी और कितने एफिशिएंटली अपनी कैपिटल रिसीट का, मतलब उधार लेकर जो पैसा लिया है उसको कितने एफिशिएंटली वो खर्च करने वाली है, और रेवेन्यू बजट को वो कैसे मैनेज करेगी कि उधार हद से ज्यादा ना हो और किसी तरीके से हम लोग अपना डेफिसिट को कम कर सकें। ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ये अपने सारा का सारा रिपोर्ट मेंशन करती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर कहा गया है कि वो होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। जैसा कि खुद पूरी ये डॉक्यूमेंट का नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काम हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट, करंट फिस्कल स्ट्रेटेजी कैसी है। हम लोग अभी फिस्कल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ? फिस्कल 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 डिराइव हुआ है जिस शब्द से, उसको बोलते हैं फिस्क, मतलब ट्रेजरी, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी से कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है और उसमें कैसे रिसीट ला रही है, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम, वो फिस्कल स्ट्रेटेजी होगी। तो करंट फिस्कल स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की क्या है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट अर्निंग कर रही है, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर करेगी, और उसको जस्टिफाई करती है कि अगर मैंने प्रीवियस सिचुएशन से या प्रीवियस स्ट्रेटेजी से कोई डेविएशन लिया है तो मैंने क्यों लिया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट बजट में हम लोग 9% डेफिसिट के पार चले गए थे। फिस्कल डेफिसिट 9% का रख दिया, और हमेशा हम लोग करते थे कि 4% से ज्यादा ना जाए, 4% 5% रखने की बात करते थे। तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में ये बताया कि इस वक्त हम लोगों को ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है, इसलिए लोन ज्यादा लिया है। ठीक है, तो डेविएशन था, ऑब्वियसली डेविएशन था प्रीवियस स्ट्रेटेजी से, क्यों लिया गया वो भी इस पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया गया। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है या फिर प्रिडिक्ट करती है कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है हमारे देश के, वो कैसे रहेंगे इन दी कमिंग ईयर। फॉर एग्जांपल जीडीपी, फिस्कल बजट, एक्सटर्नल बैलेंस की, बाहर से कितना हम लोगों को करंट अकाउंट कितना डेफिसिट होगा, सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा तो कितना होगा, ये सारी चीजें एफआरबीएम एक्ट के अंदर होती हैं। अब एफआरबीएम एक्ट को अगर ढंग से समझना है तो उसको ढंग से समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डेफिसिट कैसे कैसे होते हैं। 3 तरीके के डेफिसिट होते हैं, मतलब घाटा होता है गवर्नमेंट को, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, फिस्कल डेफिसिट को अगर हम लोग ये समझें, फिस्कल डेफिसिट
अगर मोटा मोटा समझते हैं तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस। ठीक, अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम से ज्यादा है देन वी विल से ये फिजिकल डेफिसिट में आ गई है गवर्नमेंट। कितना एक्सपेंडिचर है ज्यादा है वो उतना हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। फॉर एग्जांपल ये $200 मिलियन का एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे $150 मिलियन का इनकम है, तो हम लोग कहेंगे $50 मिलियन का फिजिकल डेफिसिट अभी चल रहा है। इसमें रेवेन्यू पार्ट को भी इंक्लूड करा जाता है, कैपिटल पार्ट को भी इंक्लूड करा जाता है कि मतलब रेवेन्यू साइड से क्या इनकम आई है उसको, और कैपिटल साइड से क्या इनकम आई है। कैपिटल साइड से सारी इनकम को नहीं, केवल वो कैपिटल इनकम जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, मतलब एसेट को बेच के कितनी इनकम आई है। लोन लेके जो इनकम आई है उसको हम लोग कैपिटल इनकम में नहीं डालते हैं। इस पूरे फिजिकल डेफिसिट को हम लोग डिटेल में भी पढ़ते हैं एग्जांपल लेने के साथ साथ। तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक हम लोग स्टूडेंट यूपीएससी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे, या फिर किसी प्रीवियस चैप्टर पे, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक के टॉपिक्स पे, या सब्जेक्ट वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हो। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके डिफरेंस में। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो। ठीक है, सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन दिस डेफिसिट सिचुएशन की डेफिसिट कैसे मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंसेस कैसे होते हैं। डेफिसिट को और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।